ये एक बिल्डिंग की जिसके अंदर लोग भरे पड़े हैं और कोई भी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता और इन सारे लोगों के सर पे खून सवार है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक वायरस के बारे में पता लगता है जिसका नाम है ID7, जिसे लोग रेड आई वायरस के नाम से भी जानते हैं। ये वायरस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। जैसे ही ये वायरस शरीर के अंदर जाता है ये आपके स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा देता है, उसके साथ साथ आपके न्यूरोपाथ्स को भी ब्लॉक कर देता है। वायरस के एक्टिवेट होने के बाद लोग अपने इम्पल्स के मुताबिक रिएक्ट करते हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर वायलेंस भर जाता है। इस वायरस का पहला केस आया था 1.5 साल पहले, जब एक आदमी ने अपने ऑफिस में अपने कोवर्कर को बड़ी ही बेरहमी से पीटा था। उसे तब तक मारा था जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ने एक ही बात कही है कि इस वायरस का एक ही इलाज है कि क्वारंटाइन करके रखा जाए। यह वायरस अपने आप ठीक हो जाता है, इसकी कोई भी दवाई नहीं है। यह वायरस बिल्कुल खतरनाक नहीं है। आज तक इस वायरस ने किसी की जान नहीं ली, लेकिन जिसके अंदर ये वायरस जाता है वो लोगों की जान लेने लगता है। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि जिसके अंदर भी ये वायरस जाए उसे क्वारंटीन करके रख दिया जाए। इसी बीच हम डेरेक नाम के एक लॉयर को देखते हैं जो अपने क्लाइंट का केस लड़ रहा है। उसका क्लाइंट वायरस की चपेट में आ गया था, फिर उसने एक आदमी को मार दिया। डेरेक ने उसका केस लड़ा। शुरू जब डेरेक ने लॉ फर्म ज्वाइन किया था वो चाहता था कि वो सारी चीजों को बदल के रख दे और वो सारे के सारे केस को ईमानदारी से लड़े। लेकिन जैसे जैसे उसने काम करना शुरू किया वो भी बाकी लोगों की तरह करप्ट हो गया। उसने बहुत सारी दाव पेच का इस्तेमाल करने के बाद केस जीता, जिस केस में उसका क्लाइंट बच गया मर्डर करने के बाद भी। मगर कहीं ना कहीं केस जीतने के बाद भी डेरेक को अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो इन सारी चीजों से डील कर रहा है। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में आता है देखता है कि उसका ओसवेल नाम का साथी यहाँ के रिसेप्शनिस्ट पे भड़का हुआ है। डेरेक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, मगर जब ओसवेल नहीं मानता तब उसे वो एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है थोड़े समय पहले तुमने कोवर्कर के साथ क्या किया था। तुम दोनों ऑफिस में ही इंटीमेट हुए थे। उसकी पूरी वीडियो मेरे पास है। अगर तुमने रिसेप्शनिस्ट को अकेला नहीं छोड़ा तो ये वीडियो मैं तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगा, तो वो तुम्हारी ऐसी हालत करेगी जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन बातों को सुनने के बाद ओसवाल्ड यहाँ से भाग जाता है और डेरेक चला जाता है अपने चैम्बर में। अंदर जाने के बाद वो भड़क जाता है, देखता है कि उसका फेवरेट मग यहाँ से गायब है। वो सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि मेरे मग को ढूंढो। तब वो बताता है कि सर आपका एक इम्पोर्टेंट कॉल है। डेरेक बात करना शुरू कर देता है। कॉल उठाते ही उसे पता लगता है कि उसकी बहन ने कॉल किया है। वो अपने बर्थडे पे उसे बुलाना चाहती है। डेरेक मना कर देता है। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पेंटिंग के हॉबी का क्या हुआ, मगर डेरेक इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। वो अंत में अपनी बहन को कहता है कि मैं काम में बिजी हूँ, मुझे बाद में कॉल करो। तभी उसे पता लगता है कि उसके पास एक क्लाइंट आई हुई है जिसका नाम है मेलेनी। डेरेक उससे मिलता है। मेलेनी बताती है कि कुछ साल पहले उसने एक लोन लिया था। लोन वाले अब उसके घर को वापस लेने वाले हैं। उसे बस थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए, थोड़े समय में वो सारे लोन को चुका देगी। जब डेरेक पूरे फाइल को देखता है तब पता लगता है कि मेलेनी के लोन का इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि आयरीन है और आयरीन इस फर्म की मेंबर है और उसके खिलाफ अब डेरेक केस नहीं कर सकता। तब वो मेलेनी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मेलेनी बाहर जाने लगती है। उसके जाते ही डेरेक पानी पीता है। उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि इस पानी के अंदर वायरस था। अब वायरस उसके शरीर के अंदर है। जब डेरेक बाहर होता है तब रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि बॉस तुम पे भड़के हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुमने केस को खराब किया है जिस केस को वो हारे हैं। इस बात को सुनते ही डेरेक भी भड़क जाता है। कहता है कि लोग मुझे जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं, मैं तो उस केस में शामिल भी नहीं था। वो कहता है कि मैं जा करके यहाँ के डायरेक्टर केरा से मिलता हूँ, मुझे परमिशन चाहिए उसके पास जाने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ओसवाल्ड को जो यहाँ की रिसेप्शनिस्ट जेनी को ही देख रहा है और अपने आंखों को मल रहा है। हम देखते हैं कि उसका एक आंख लाल हो चुका है, यानी कि वो भी वायरस की चपेट में है। दूसरी तरफ अब गुस्से में डेरेक पहुंचता है केरा के पास। सारे लोग केरा से डरते हैं क्योंकि कम से लड़े हैं, हारने के बाद वो किसी और पे लगा देती है। इसका यही पैटर्न है और इस बार इसने मुझे चुना है। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। जॉन कहता है कि तुम शायद सच बोल रहे हो, मुझे फाइल्स को दोबारा देखना है, तुम जाकर के बाहर बैठो। केरा अंदर ही रहेगी। जॉन आ जाता है बाहर। तभी उसकी मुलाकात होती है अपने एक साथी से जिसका नाम है इवान। इवान डेरेक को कहता है कि तुम्हें पता है कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर वो दोनों एक दूसरे में लीन होंगे। उन्हें इस फाइल से कोई मतलब नहीं है। तुमने जॉन के पास आकर के सबसे बड़ी गलती की है, तुम्हें कहीं और जाना चाहिए था, जॉन के पास तो नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद केरा बाहर आती है और डेरेक को कहती है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। इन बातों को सुनने के बाद डेरेक भड़क जाता है और अंदर जाकर के जॉन को कहता है कि मुझे पता है कि तुम केरा की साइड क्यों लेते हो और तुम दोनों आपस में क्या करते रहते हो। मैं इस केस को लेकर के जाऊंगा बोर्ड के पास। मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे यहाँ से बाहर निकालते हो। इतने कहने के बाद वो वापस चला जाता है अपने चैम्बर में। तभी उसके पास एक और एम्प्लॉई आता है जिसका नाम है लेस्टर। वो डेरेक को कहता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, कमेटी का यही फैसला है, अब तुम इस कंपनी में काम नहीं कर सकते, मगर तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है। वेंडा कॉर्प कंपनी में एक बहुत ही बड़ा घपला हुआ था और उसमें तुम्हारा भी नाम है। अगर तुमने घपले की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली तब तुम्हें मुंह मांगी रकम दी
जाएगी। इस कंपनी से जाते जाते तुम अपनी जिंदगी बना सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद डेरेक मना कर देता है। लेस्टर कहता है कि अब फैसला तुम्हारा है, अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। दूसरी तरफ हम पुलिस वालों को देखते हैं जो इस पूरी बिल्डिंग को सील कर रहे हैं, यानी क्वारंटाइन। उन्हें पता लग गया है कि इसके अंदर ID7 वाले पेशेंट्स हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और इस वक्त सारे के सारे कमेटी मेंबर बिल्डिंग के अंदर ही है। वो एक लाइव टेलीकास्ट देखते हैं जिसमें रिपोर्टर आकर के बताती है कि बिल्डिंग को सिर्फ 8 घंटे के लिए सीज किया गया है। ये वायरस अपने आप 8 घंटे के बाद खत्म हो जाता है, तो जितने लोग भी अंदर हैं उन्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेरेक यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तभी ओसवाल्ड उसे आकर के थप्पड़ मार देता है। इस चीज को देखने के बाद वो गुस्से में चाकू उठाता है और चाकू को घुसा देता है ओसवाल्ड के पैर में। अब अंदर के सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, सब एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, जो जहाँ है वही लड़ाई कर रहा है। तभी डेरेक आता है इवान को शांत करवाने के लिए। इवान शांत होता है और निश्चय करता है कि वो इस समय का फायदा उठाएगा, कमेटी मेंबर्स के पास जाकर के पूरी सच्चाई बता देगा। वो लिफ्ट से जा रहा है ऊपर। तभी दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं। जॉन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है कि यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉइज हैं मैं उन्हें 1 घंटे का $200 पे करता हूँ और सारे एम्प्लॉई अब 8 घंटे तक कोई काम नहीं करने वाले। सोचो मेरा कितना बड़ा नुकसान होगा। इसी बीच जॉन की नजर पड़ती है लिफ्ट के CCTV कैमरे पे। वो देखता है कि डेरेक ऊपर आ रहा है। तब वो लिफ्ट को नीचे भेजने लगता है बेसमेंट की तरफ, क्योंकि बेसमेंट में उसने गुंडों को पाल करके रखा है। अब डेरेक को समझ में नहीं आता कि ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है, जबकि वो तो ऊपर जा रहा था। थोड़ी देर के बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है नीचे बेसमेंट में। तब जॉन के गुंडे बाहर निकाल के ले जाते हैं डेरेक को और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। तब जॉन ऑर्डर देता है बुल नाम के आदमी को कि वो डेरेक की उंगली तोड़ दे ताकि डेरेक को सबक मिले। वो कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकता। बुल उसकी उंगली तोड़ने लगता है। तभी हम इवान को देखते हैं जो डेरेक को बचाने के लिए आता है। इसी हाथापाई में बुल धक्का दे देता है इवान को। इवान का सर जाकर के टकराता है एक बड़ी सी कील से। कील उसके सर के अंदर घुस जाता है जिससे इवान की मौत हो जाती है। इवान की मौत से अब जॉन भी दुखी है, क्योंकि इवान एक अच्छा एम्प्लॉय था। अपने साथी के मौत के बाद अब डेरेक भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो चिल्लाते रहता है। तभी बुल उसे एक दमदार पंच मारता है और डेरेक गिर जाता है जमीन पे बेहोश होकर के। इस बार जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि मेलेनी उसके सामने में है। मेलेनी उसे देख करके गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने उसके लोन के एक्सटेंशन को रद्द कर दिया था और आयरिन से भी नहीं मिलने दिया था। मेलेनी उसे मारना शुरू कर देती है। तब डेरेक उसे शांत करवाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा आयरिन से और हो सके तो तुम्हें लोन का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। अगर हम दोनों ने एक साथ मिल करके काम किया तभी हम दोनों का फायदा है। मैं इस पूरी कंपनी को बर्बाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों की मुसीबतें कम हो सकती है। मेलेनी साथ देने के लिए मान जाती है। तब डेरेक एक टूटे हुए टेलीफोन को ठीक करता है और सीधा कॉल करता है वांडा कॉर्प के CEO को और उसे पूरी बात बताता है कि तुम्हारी कंपनी में जो भी घपला हुआ है वो सब कुछ इसी कंपनी ने किया है और वो चाहते हैं कि मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लूं और मैं जेल चला जाऊं और इस सारे पैसों का घपला कर ले। ये सारा का सारा मास्टर प्लान है जॉन का। इन बातों को सुनने के बाद वांडा कॉर्प का CEO गुस्सा हो जाता है। उसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया होता है इनकी कंपनी के साथ वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ता है। जैसे ही जॉन को ये बात पता लगती है वो गुस्से से आग बबूला होने लगता है। वो जानता है कि ये सारी चीजें डेरेक ने की है। वो अपने 2 आदमियों को भेजता है नीचे डेरेक के पास बेसमेंट में और कहता है कि उसे मौत के घाट उतार दो। लेकिन नीचे डेरेक भी तैयार है। वो मेलेनी को कहता है कि हम सारे लोग इन्फेक्टेड हैं, अंदर अगर कुछ भी हो गया हमारे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं होगा। यही मौका है हमारे पास इन सारे लोगों को सबक सिखाने का। जैसे ही वो 2 लोग अंदर आते हैं ये दोनों उन दोनों पे टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते उन्हें पीट करके गिरा देते हैं नीचे। अब डेरेक मेलेनी को कहता है कि अपने लिए हथियार उठा लो, हमें सबसे पहले जाना है लेस्टर के पास। उसके पास ही की कार्ड है ऊपर जाने के लिए। लेस्टर के बाद हम 7th फ्लोर पे जाएंगे कैरा के पास, उसके पास दूसरा की कार्ड है, तभी हम जॉन तक पहुंच पाएंगे। एक बार अगर हम जॉन तक पहुंच गए तब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मेलेनी भी मान जाती है। वो अपने लिए एक नेल गन उठाती है और डेरेक भी अपने लिए हथियार ले लेता है। ये लोग लिफ्ट के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद पहुंच जाते हैं 3रे माले पे। लिफ्ट से निकलते ही इनकी नजर पड़ती है लेस्टर पे। जिस तरीके से ये लोग लेस्टर को देखते हैं वो समझ जाता है कि ये लोग उसे ही मारने आए हैं। मेलेनी तुरंत नेलगन चलाती है मगर लेस्टर बच जाता है। तभी पीछे से एक आदमी आकर के मेलेनी को नीचे गिरा देता है। इस चीज को देखते ही डेरेक छुप जाता है। लेस्टर जानता है कि मेलेनी नीचे ही है। वो उसे पीटना शुरू कर देता है लेकिन डेरेक की नजर पड़ जाती है लेस्टर पे। वो तुरंत बाकी के गार्ड्स को मारता है और लेस्टर को पीट करके बचा लेता है मेलेनी को। उसे पीटता हुआ लेकर के आता है दफ्तर के अंदर। उससे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी की कार्ड मुझे दे दो। लेस्टर की कार्ड दे देता है मगर जैसे ही डेरेक की कार्ड को उठाने वाला होता है लेस्टर एक कैंची घुसा देता है उसके हाथ में। अब डेरेक का हाथ फंस चुका है टेबल पे। तब लेस्टर कूद जाता है मेलेनी के ऊपर और उसका गला दबा करके मारने की कोशिश करता है मगर मेलेनी को मारना इतना आसान नहीं है। वो तुरंत उसके चीथड़े उड़ा देती है। अब हर जगह लेस्टर के पार्ट पुर्जे पड़े हुए हैं। फिर वो खड़ी होती है। उसकी नजर पड़ती है डेरेक के हाथों पे। तब वो उसके हाथों से कैंची बाहर निकालती है। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून है। डेरेक गुस्से में है। वो किसी तरीके से बर्बाद कर देगा जॉन को। वो सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स निकालता है, जितनी भी चीजों को जॉन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता
करते हैं। प्रिंट आउट निकालते ही वो जॉन को कॉल करके बताता है उसके सारे काले धंधों के बारे में और जितने भी केसेस में उसने घपला किया है। डेरेक उसे बता देता है कि वो उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर अब पहली बार जॉन को डर लगता है। वो सीधा कॉल घुमाता है कैरा के पास। उसे कहता है कि दूसरा की कार्ड तुम्हारे पास है, अगर तुमने उसे की कार्ड नहीं दिया तो वो कभी भी मेरे तक नहीं पहुंच पाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस की कार्ड को सुरक्षित रखो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तब मैं तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बना लूंगा। इन बातों को सुनने के बाद कैरा खुश हो जाती है और अपने असिस्टेंट को की कार्ड दे देती है। तब जॉन एक और अनाउंसमेंट करता है। वो सबको कहता है कि जिसने भी डेरेक को मारा मैं उसे $4.5 लाख दूंगा। सिर्फ तुम लोगों के पास 4 घंटे का वक्त है। 4 घंटे के बाद क्वारंटाइन यहाँ का हटने वाला है। अब सारे लोग डेरेक के जान के प्यासे हैं। डेरेक मेलेनी को लेकर के पहुंचता है 7वें माले पे। लिफ्ट से बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है कैरा पे। कैरा के साथ यहाँ के सारे स्टाफ है। ये सब लोग मारना चाहते हैं डेरेक को ताकि इन्हें $4.5 लाख मिले। डेरेक भी इस बात को समझ जाता है। अब यहाँ पर शुरू होती है तबाही। सब एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। डेरेक एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगता है। हर तरफ अब सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं और खून। अंत में वो जाता है कैरा के पास। तब कैरा उसे कहती है कि मुझे मत मारो, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया तब मैं तुम्हें की कार्ड दे दूंगी। डेरेक कहता है कि ठीक है। वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है कि इन्हें कार्ड दे दो। जैसे ये लोग कार्ड देखते हैं इन्हें पता लगता है कि पूरा का पूरा कार्ड डैमेज हो चुका है। कैरा को ये बात समझ में नहीं आती। तब उसकी असिस्टेंट कहती है कि जॉन ने मेरे साथ डील की थी, अगर मैं कार्ड को डैमेज कर दूंगी तो वो मुझे माला माल कर देगा। इन बातों को सुनने के बाद अब कैरा भड़क जाती है और लड़ने लगती है अपनी असिस्टेंट से। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है। अंत में उसकी असिस्टेंट कैरा की जुबान काट देती है। ये लोग उस जुबान की फोटो भेजते हैं जॉन के पास। कॉल काटने के बाद डेरेक कहता है कि तुम्हारे पेपर्स पर मुझे कैसे भी आयरीन से दस्तखत करवाने हैं। तभी जॉन उसे एक वीडियो भेजता है जिसमें इवान की डेड बॉडी पे मूत रहा है। इस चीज को देखने के बाद डेरेक भड़क जाता है क्योंकि इवान उसका सच्चा दोस्त था। रोते रोते वो करीब जाने लगता है यहाँ पर मेलेनी के। जो वायरस इनके अंदर है वो इनके इम्पल्स को बढ़ा देता है और इम्पल्स के मुताबिक ये लोग काम करते हैं और इसी इम्पल्स में ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद डेरेक को एक आइडिया आता है कि उसे यहाँ के हैकर के पास जाना चाहिए। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो। वो कहता है कि मुझे क्या करना है। डेरेक कहता है कि कैसे भी तुम्हें आयरीन के कंप्यूटर में घुसना है, उसका सारा का सारा डेटा मुझे चाहिए। तभी हैकर काम पे लग जाता है। सबसे पहले वो आयरीन के कंप्यूटर को हैक करवाता है। फिर वो उसके पास कॉल करती है कि उसके कंप्यूटर में क्या हुआ। यह हैकर कहता है कि मैं आपको एक फाइल भेज रहा हूँ, उसे इंस्टॉल करो, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आयरीन फाइल को इंस्टॉल कर लेती है। अब उसके कंप्यूटर का सारा डेटा चला आता है हैकर के पास। वो डेटा को एक ड्राइव में डालता है और आयरीन के कंप्यूटर से डिलीट कर देता है। तब डेरेक कॉल करता है आयरीन के पास और उसे पूरी बात बता करके कहता है कि अगर तुमने मुझे की कार्ड दे दिया तो तुम्हारा सारा का सारा डेटा मैं लौटा दूंगा। आयरीन के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। वो मान जाती है और ऊपर मीटिंग के लिए बुलाती है। लेकिन मीटिंग में आने से पहले वो जॉन को पूरी बात बताती है। जॉन को भी पता है कि ये लोग कहाँ पे मिलने वाले हैं। कमरे में आने के बाद जब ये लोग आमने सामने होते हैं तब एक बार फिर से आयरीन चालाकी दिखाने की कोशिश करती है। उसे पता है कि टेबल के नीचे बंदूक है। वो बंदूक को ढूंढ रही है। तभी डेरेक उसे बंदूक दिखाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सारी की सारी चाल पता है कि तुमने कहां पर क्या रखा है। अब जल्दी से मुझे की कार्ड दे दो, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस पे साइन करना पड़ेगा कि तुम मेलेनी को एक्सटेंशन दे रही। इन बातों को सुनने के बाद आयरीन हंसती है और कहती है कि तुम एक लॉयर होकर के ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। अगर मैंने साइन कर भी दिया फिर भी बाद में इस बात को खारिज कर दिया जाएगा क्योंकि इस बात को कोई भी प्रूफ कर देगा कि मेरी मानसिक हालत ठीक नहीं थी क्वारंटाइन के वक्त। इन बातों को सुनने के बाद अब मेलेनी के सब्र का बांध टूट जाता है। वो पूरे डेटा को बर्बाद कर देती है, फिर पीटना शुरू कर देती है आयरीन को। तभी यहाँ पर बुल आता है और वो मारना शुरू कर देता है डेरेक को। बुल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो पीट पीट के डेरेक की हालत खराब कर देता है। अंत में वो डेरेक की आंखों में स्प्रे डालने वाला होता है। तब डेरेक अपना दिमाग लगाता है, स्प्रे को अपने मुंह में ले लेता है, फिर उसे थूक देता है बुल की आंखों में। बुल की आंखें जैसे ही बंद होती है वो पूरा का पूरा स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है उसके भेजे में, जिससे बुल की मौत हो जाती है। अब मरने की बारी आयरीन की है। आयरीन कहती है कि सिर्फ की कार्ड से तुम लोग ऊपर नहीं जा पाओगे, तुम लोगों को कोड की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, मैं लिफ्ट खोल दूंगी मगर मेलेनी को तुम्हें यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। डेरेक मान जाता है, कहता है कि मुझे जॉन कैसे भी चाहिए। वो मेलेनी को बांध देता है कुर्सी से और जाने से पहले उसे किस करता है। किस करते समय वो उसके मुंह में एक बोल्ट दे देता है, जिसे देखने के बाद मेलेनी समझ जाती है कि ये कुर्सी एकदम खाली है। वो उठेगी और उसके हाथ खुल जाएंगे। अब आयरीन जाती है लिफ्ट के पास। जैसे ही वो कोड को दबाती है पीछे से मेलेनी आकर के उसका भी काम तमाम कर देती है। अब डेरेक पहुंचता है ऊपर। वो जॉन के सामने है। वो एक एक करके उसके सारे असिस्टेंट्स को मार रहा है। तब जॉन उसे एक ऑफर देता है। वो डेरेक को इतने पैसे देने वाला है जितने पैसे में वो पूरी जिंदगी घर पे बैठ के खाएगा, मगर डेरेक को ये चीज नहीं चाहिए। वो जॉन को कहता है कि आकर के मुझसे मर्दों की तरह लड़ो। जब ये दोनों लड़ते हैं तब डेरेक जॉन की हालत खराब कर देता है। अब वो उसे बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाला है, मगर फेंकने से पहले वो पूरे बोर्ड्स के मेंबर से पूछता है कि क्या उसे फेंकना चाहिए, और सारे लोग कहते हैं कि हाँ, इस नीच आदमी को नीचे फेंक दो। डेरेक उसे
उसे नीचे फेंक देता है। जॉन की मौत हो जाती है। अब सारे बोर्ड के मेंबर बुलाते हैं डेरेक को आगे और उसे ऑफर देते हैं कि वो नया बॉस बन जाए और जॉन की जगह ले। डेरेक ऐसा ही करता है, वो बॉस बन जाता है। बॉस बनने के बाद वो सबसे पहले मेलेनी के पेपर्स पर साइन करता है कि उसे लोन का एक्सटेंशन मिल जाए। पेपर पे साइन करने के बाद वो अपने पद से भी इस्तीफा दे देता है। वो जानता है कि यह कंपनी करप्ट है, अगर वो यहाँ पर रहा तो फिर से वो भी जॉन की तरह ही गलतियां करेगा। अब 8 घंटे का वक्त बीत चुका है। डेरेक बाहर निकलता है एक आजाद नागरिक की तरह। वो बहुत खुश है कि उसने जिंदगी में कुछ अच्छा किया।